अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आपसे कुछ देर कबल मैंने ये खबर दी थी कि शरीफ खानदान के एक सबूत हसन नवाज जो हैं उन्होंने बैंकरप्सी जो है वो डिक्लेयर की है, और उसके बाद जो HMRC है वो हाई कोर्ट में उनको ले गई है। उनके खिलाफ वहाँ पे केस चल रहा है, टैक्स का इशू है। और ये टैक्स का इशू कोई हज़ारों लाखों या करोड़ों में नहीं है, ज़्यादा भी हो सकता है। और तभी क्योंकि जितना उनका वर्थ थी या जितना उनका कारोबार का हजूम होगा, क्योंकि वो 3 बार के वज़ीर आज़म के साहबज़ादे हैं, उनके सपूत हैं। और आपको तो याद है कि ये शरीफ ख़ानदान ये क्लेम करता रहा है, ख़ास तौर पे इनके बच्चे, कि हमारे दादा तो बिलियनियर थे, वो तो ख़ानदानी रईस थे। और पाकिस्तान में भी हमने कारोबार किया, सऊदीया में भी कारोबार किया, फिर यहाँ पे भी मेरे बच्चे कारोबार करते हैं। ये फ्लैट जो हैं जिनकी रसीदें आज तक नहीं आई, ये मेरे बच्चों का कारोबार है। और बड़ी छोटी उम्र में यानी कॉलेज वगैरह से फ़ारग होते ही जब वो यहाँ पे आए, तो वो मिलियनेयर जो है या बिलियनेयर वहाँ से ही वो लोग थे। लेकिन आज चूँकि ये खबर आई है बैंकरप्सी की, तो फिर उसके ऊपर एक जो है इस वक़्त खबरों का जो एक तूफ़ान है। तो देखें, बैंकरप्सी होना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े-बड़े मिलियनेयर, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन यहाँ पर इंडिया के, पाकिस्तान के, यहाँ के अपने जो हैं वो बैंकरप्सी करते हैं। ये सिस्टम यहाँ पे बड़ा कॉमन होता है, और उसमें होता सिर्फ़ यही है कि 6 साल के लिए आप जो हैं वो बिल्कुल कोई कारोबार नहीं कर सकते, कोई लोन नहीं ले सकते, कोई घर नहीं खरीद सकते, कोई चैरिटी फर्म जो है वो आप ऑर्गेनाइजेशन नहीं रन कर सकते। बहुत सारे इसमें कंडीशंस होती हैं, लेकिन 6 साल बाद आप दोबारा ब्रांड न्यू हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी एक कुछ दिनों से ये भी खबरें चल रही थी कि जो शान अली हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, दूसरे लोग जो हैं जिस तरह सादिया फ़हीम और वो पूरी टीम है, जिन 23 लोगों के इन लोगों ने आईडी कार्ड्स कैंसिल किए, नेशनलिटी कैंसिल की है। और वो लोग जो हैं उनसे भी ये बड़े तंग थे, तो ये मूव ऑन भी करना चाह रहे थे कि या तो इस मुल्क से निकला जाए या यहाँ से ही कहीं और जाया जाए। तो खैर, आते हैं मुद्दे की तरफ कि ये जो टैक्स का मामला था, उसके ऊपर उन्होंने 3 बार के वज़ीर आज़म हैं और इस वक़्त के वज़ीर आज़म के भतीजे हैं, वज़ीर आला के भाई हैं, और जो ख़ानदानी रईस थे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, जनाब मेरे को कुछ नहीं जाएगा, ठीक है? मेरियाँ जेबां देखो खाली ने, ठीक है? इसका मतलब यही है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक रूटीन मैटर है, कोई इसके ऊपर कोई लंबी चौड़ी सज़ा नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन इसके साथ-साथ एक काम जो है वो, और क्योंकि बहुत सारे सहाफ़ी हज़रात मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि आप कोई थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाल के दें कि एक्चुअल ये कितना टैक्स था, कौन-सा कारोबार था, क्या करते थे। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मालूमात ना वेबसाइट पे के ऊपर हैं और ना कहीं और से मिल सकती हैं। और दूसरा, जो जिस फ़र्म को उन्होंने यूज़ किया है, उस फ़र्म के बारे में भी बताया जा रहा है, वहाँ कोई एक भी पाकिस्तानी वकील नहीं है, या इंडियन हैं या गोरे हैं। तो आपको पता है कि पाकिस्तानियों पे ट्रस्ट करना शरीफ ख़ानदान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। सियासत कर लेते हैं, उन पे हुकूमत कर लेते हैं। सऊदी अरेबिया का वाक़या आपको याद होगा कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कहा कि उनकी जो मिल थी वहाँ पे एक भी पाकिस्तानी नहीं था। तो लिहाज़ा उस जो फ़र्म है, उनके जो वकील हैं, मैक्सवेल समथिंग उनका जो है नाम, उन्होंने एक एप्लीकेशन जो है, ये एक दरख़्वास्त दी थी, जो एफबीआर का जो सॉरी जो एफबीआर तो पाकिस्तान का होता है, यहाँ का जो HMRC है उसको एक एप्लीकेशन दी थी कि, और कोर्ट में भी ये कहा कि जो हमारी डिटेल्स हैं ये रिवील ना की जाएँ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा जो क्लाइंट है उसकी जो चीज़ें हैं वो पब्लिक हों। और यहाँ की हुकूमत, यहाँ का कानून और यहाँ का जस्टिस सिस्टम इस चीज़ की इजाज़त दे देता। अगर कोर्ट इजाज़त दे दे तो वो चीज़ें सामने नहीं आती। तो मुश्किल है कि वो डिटेल सामने आए कि कितना पैसा था, क्या था, कितना टैक्स था। लेकिन बात ये नहीं है जितना भी था कम था, लेकिन बात सिर्फ़ ये है कि इससे पाकिस्तान की कितनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई हुई है, इससे पाकिस्तान का कितना वक़ार बुलंद हुआ है। और वो जो बच्चे जिनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे, जिनको जनाब गद्दार करार देना, जिनके शनाख्ती कार्ड, आईडी कार्ड कैंसल कर देना, क्यों? कि उन्होंने जनाब वो वहाँ पे जाके नाराबाज़ी करते हैं, या उन्होंने काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज किया। लेकिन वो ये वही 17 एमन फ़ील्ड है जहाँ पे जाके ये बच्चे चोर-चोर के नारे लगाते हैं। तो फिर ऐसे जब ऐसी खबरें आती हैं कि एक बिलियनियर ख़ानदान, एक पाकिस्तान इंडिया बनने से पहले से अरबपति ख़ानदान, अगर यहाँ पर जो है वो टैक्स नहीं दे सकता और उसकी जेबें खाली हैं, तो फिर ये लोग जो हैं वो सवाल तो उठाते हैं ना। ये फिर जाके वहाँ पे नारे तो लगाते हैं, तो फिर इनके ख़िलाफ़ उल्टा जो है वो कार्रवाई होती है। इस लिहाज से कुछ और इन्फॉर्मेशन भी हैं, वो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि जो मियाँ साहब का अपना ऑफ़िस था जो स्टैन होप के ऊपर, वहाँ पे मियाँ साहब ना इस दफ़ा गए हैं, और काफ़ी अरसे से वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। सुना है वो भी छोड़ दिया गया। अब ये नहीं पता कि वो इनकी प्रॉपर्टी थी या नहीं थी, या वो रेंट पे था, तो वो भी पहले ही छोड़ दिया गया। तो वो, जैसे मैंने कहा कि कोई भी बंदा जो बैंकरप्सी करनी होती है, जेन्युइन केसेस भी होते हैं। हम ये भी नहीं कह रहे कि उनका जेन्युइन केस नहीं है, उनका जेन्युइन केस हो सकता है, कोर्ट फैसला करेगा
کہ کتنا جینون ہے کتنا جینون نہیں ہے یا اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، لیکن جب بھی کوئی بینکرپسی ہوتی ہے یہاں پر بہت سارے لوگ بینکرپسی کر دیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اپنی جیبیں خالی کرتے ہیں، اپنے کاغذ خالی کرتے ہیں، اپنی پراپرٹی خالی کرتے ہیں کہ ان کے نام کچھ نہ ہو۔ تو شاید یہ آفس کس کے نام تھا کس کے نہیں تھا اس کو بھی خالی کیا ہوا ہے۔ کافی دنوں سے یہ خبر بھی تھی کہ وہاں اب جو ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہوتی، وہاں بہت کچھ ہوا۔ یہ جو رجیم چینج کا جو کہتے ہیں پلان عمران خان الزام لگاتے ہیں کہ وہ لندن میں ہوا، وہ اسی آفس میں ہوا تھا، اسٹین ہوپ میں۔ تو اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں اور آپ کو انفارمیشن دیں گے کہ اس کی کیا کہانی ہے۔ لیکن آج جو میاں صاحب اسحاق ڈار جو اپنے آپ کو بہت بڑا جو ہے وہ ارسطو سمجھتے ہیں، ایک تھنک ٹینک سمجھتے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں اور پاکستان میں بڑے مواقع ہیں، سارا کچھ ہے اور پلاننگ دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ان کا اپنا فیملی کا ممبر نواز شریف صاحب کا اپنا صاحبزادہ، مریم صاحب کا بھائی، وہ یہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے بینکرپسی جو ہے وہ ڈکلیئر کی ہے، جو ان کا ایبسولوٹ رائٹ ہے۔ کوئی انہوں نے جرم نہیں کیا، کوئی انہوں نے غلط کام نہیں کیا۔ لیکن جب آپ دوسرے لوگوں کو اپنے ملک میں کاروبار کی دعوت دیتے ہیں اور اپنے آپ کو آپ کہتے ہیں کہ آپ بڑے کاروباری لوگ ہیں، آپ کے پاس بڑے تھنک ٹینک ہیں اسحاق ڈار جیسے، تو پھر جب یہ چیزیں خبریں سامنے آتی ہیں تو آپ مجھے بتائیں کون سا پاکستانی یا کون سا اوورسیز جو ہے وہ یا دوسرا کوئی غیر ملکی جو ہے وہ آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے راضی ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔